हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज है हमारा डे 4 एंड ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक है, मतलब ऑर्डर वाइज में चैप्टर नंबर 3 है हमारा। हमने अभी तक 2 चैप्टर ऑलरेडी कर लिए हैं, जो था पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स और दूसरा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो डे 4 पे आज हम कर रहे हैं अपना चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 8 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। नीट 2023 में यहाँ पे से 2 क्वेश्चन आए थे, तो मतलब 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से पक्का ही रहेगा। ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है, कर लेते हैं जल्दी से। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारा पहला पेज ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, ऑनेस्टली बात करूँ तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चीजें रहेंगी वो रहेगा ये। ठीक है, और तुम चाहो तो ये नंबर भी याद कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी। ठीक है, ज्यादा दिमाग में जगहो तो याद कर लेना, कौन मना कर रहा है। बेसिकली तुम्हें इस पैराग्राफ में बताया क्या है कि अगर कोई एक एलियन धरती पे आ जाएगा तो वो जो है इतने सारे वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स को देख के मतलब एकदम चौकन्ना रह जाएगा। क्योंकि हम लोग भी ह्यूमंस भी तो एज ऑर्गेनिज्म जो है हम फैसिनेट हो जाते हैं ना कि इतने सारे डिफरेंट तरीके के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, राइट। तो यहाँ पे बताया क्या है कि हमारे जो अर्थ है उस पे है 20,000 कितनी एंड्स की स्पीशीज है, राइट। टाइप्स ऑफ एंड्स, एंड्स की स्पीशीज, सेम बात हो गई, ये तुम समझ लिए। इसके अलावा वी हैव 3 लाख बीटल्स। ओके, 28,000 क्या है, फिशेस, एंड 20,000 ऑर्किड्स, राइट। तुम्हें बस ये इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे। साइंटिस्ट जो है बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। एंड इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, ठीक है, वो टर्म किसने दिया है अपने को, किसका नाम दिख रहा था यहाँ पे, एडवर्ड विल्सन ने। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देंगे, आज बड़ी आंसर फिगर आउट करते हैं। वाई आर देयर सो मेनी स्पीशीज, इतनी स्पीशीज क्यों है, डाइवर्सिटी है भाई, एवोल्यूशन की वजह से आई होगी, राइट। तो इसका आंसर तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली ये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, एक्सटिंक्शन तो हुई थी तो वजह से कम भी हुआ होगा, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से कम हुआ होगा, एवोल्यूशनरी प्रोसेस भी थे, तो बढ़ती कम होती ही रही है अगर तुम देखो तो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ एंड व्हाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फेयर। अब देखो, ये जो तुम्हारी बायोस्फीयर के लिए वो है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो कंट्रीब्यूट करती है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को, रेजिलियंस को और उसकी फंक्शनैलिटी को। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज होती है उनका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, राइट। किसी का काम पॉलिनेशन में होगा, किसी का काम पेस्ट कंट्रोल में होगा, किसी का काम न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में होगा, सबका अपना अपना काम है। इसके अलावा, अच्छा ये भी क्वेश्चन था, हाउ डिड डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट। ये जो डाइवर्सिफिकेशन है सेम आंसर इसका भी वही जगह, एवोल्यूशन की वजह से। स्पीसिएशन एक वर्ड है वो यहाँ पे आएगा, जेनेटिक म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ये हम लोग एवोल्यूशन में पढ़ लेंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा वुड इट फंक्शन डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वाज मच लेस। ऑब्वियस सी बात है ना, इकोसिस्टम की सर्विसेज इम्बैलेंस हो जाएंगी। और नेक्स्ट है, हाउ डू ह्यूमंस बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं हमें को, तो मेडिसिन, फूड, मटेरियल, इतना कुछ है ना। तो ह्यूमंस का तो बहुत फायदा है, राइट। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म था वो एडवर्ड विल्सन ने दिया, वो हमें क्लियर हो गया, राइट। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ओवरऑल डाइवर्सिटी जो है बायोलॉजिकल लाइफ की, वही है हमारा बायोडाइवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द सेकेंड पेज। इसमें हमें क्या बता रखा है कि टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी कितनी होती है, राइट। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी तुम वर्ड से मतलब निकालो, जीन्स में डाइवर्सिटी, इसका मतलब कि एक टाइप के प्लांट या फिर एनिमल में ही बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, विच कुड बी ड्यू टू देयर केमिकल्स और जीन्स। यहाँ पे अपने को एग्जाम्पल दे रखा है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मान लो, रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया का। ठीक है, किस बात के लिए ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है कि ये कहाँ मिलता है, हिमालय रेंज में, और इसके अंदर जो एक्टिव केमिकल सब्सटेंस है रिजर्पाइन, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफर कर सकती है। ठीक है, इंडिया के पास मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस है एंड 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो। ये जो 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस है ना, इससे तुम ये मत समझ लो कि इंडिया के पास बहुत सारे राइस हैं, ठीक है।
ये पहले पीवाईक्यू में आ चुका है, लाइक 2-3 बार आया था, पर बहुत पुरानी पीवाईक्यू है वो, 2014 और उसके पहले वाले। तो इम्पोर्टेंट मान भी लो नहीं भी, सिंपल सा एक लाइन है यार, राइज इंडिया की इसकी डाइवर्सिटी जेनेटिकली जो डिफरेंट वो है, डाइवर्सिटी ज्यादा है इसकी। बस इतनी सी बात है। तो एक पॉइंट है, याद कर ही सकते हो। अब नेक्स्ट है अपना स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स एक्चुअली होती हैं, राइट। यहाँ पे अपने को एग्जांपल क्या दे रखा है कि अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट्स की, तो इनके पास ज्यादा एम्फीबियन स्पीशीज होती हैं एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। एम्फीबियन स्पीशीज कौन सी होती है? जो लैंड पे भी रहे और जो वाटर में भी रहे। आई होप इतना तुम्हें पता था पहले से भी, राइट। फिर है अपने पास इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है बच्चा, वो बात कर रही है कि जो वैरायटी है एनवायरमेंट की या फिर उस प्लेस की, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट जो है लिविंग थिंग्स मिल रही हैं, राइट। क्लियर हो गया। इंडिया के पास देखो कितना सारा, इंडिया कैसा कंट्री है? ट्रॉपिकल कंट्री है, राइट। तो इंडिया के पास डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, वेटलैंड्स है, एस्चुरीज है एंड अल्पाइन मेडोस है। ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, राइट। सबको पता है ना नॉर्वे का होता है। ऐसा कहते हैं कि नॉर्वे में 6 महीना रोशनी रहती है और 6 महीना वो रहता है, अंधेरा रहता है, ठीक है। वहीं पे वो नॉर्दर्न लाइट्स दिखती हैं। एस्चुरी की अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो कि एस्चुरी क्या होता है बच्चा, तो एस्चुरी जो होता है वो पार्शली एनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी होती है, ठीक है, जहाँ पे वन या फिर मोर रिवर्स उसके अंदर फ्लो कर रही होती है। तो फ्री कनेक्शन होता है टू द ओपन सी, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ड तुम्हें अल्पाइन मेडोज पता ही होगा, पता ही नहीं पता, या फिर स्कैंडिनेवियन। हाँ, देखो अगर तुम्हें अल्पाइन मेडोज जानना है तो अल्पाइन मेडोज जहाँ पे पेड़ नहीं होते, ठीक है, हार्श क्लाइमेट है, ठंडी वाला बात है, राइट। देखो ऊपर सब कुछ डेजर्ट वगैरह हो गया, तो हिमालय भी तो कहीं डालोगे ना, तो वो अल्पाइन मेडोज हो गए तुम्हारे, ठीक है। और अगर हम बात करें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वो होती हैं बच्चा जो नॉर्डिक कंट्रीज होती हैं, राइट, जहाँ बहुत ठंडा होता है। अब अपने पास नेक्स्ट है, इट हैज टेकन मिलियन ऑफ ईयर्स। देखो नेचर जो है ना अपना, उसने बहुत बहुत टाइम लेकर के ये डाइवर्सिटी क्रिएट किया है, लेकिन हम इसको बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं अगर ऐसे ही हम लोग इसको वेस्ट करते रहें तो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी और उसको सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो लोग अब रियलाइज करना शुरू भी कर चुके हैं। नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं हम लोग कि तुम्हारा आता है इस चीज का। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। यहाँ पे से ना दो पीवाईक्यू हैं। एक है तुम्हारा, देखो एक तो तुम्हारा रॉबर्ट में का था, 7 मिलियन उसका जो अमाउंट है वो आ रखा है पहले, एंड दूसरा जो है शायद नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है, नेक्स्ट पेज वाला, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे फिर। अभी यहाँ बात करते हैं, रिकॉर्ड्स है हमारे पास सारी नॉन स्पीशीज का, लेकिन एग्जैक्टली बता पाना कि टोटल कितनी स्पीशीज है वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो हमारे पास है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN 2004, ठीक है, जिसने बोला है कि टोटल प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज 1.5 मिलियन स्पीशीज है, राइट। पर अपने को नहीं पता कि और कितनी मिल सकती हैं, एस्टिमेट्स जारी करते हैं, राइट। और हमें जो ये है रॉबर्ट मे ने कहा है कि ग्लोबल डाइवर्सिटी जो टोटल है बच्चा वो 7 मिलियन है, राइट। और देखो अभी तक मिली कितनी है, तो कितनी और मिल सकती है, समझ गए। अब नेक्स्ट है अपने पास ये पेज। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हम लोग जो है अर्थ की बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पे कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स देख रखे हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो 70% है, राइट, टोटल के 70% एनिमल्स एनिमल्स हैं, एंड प्लांट्स जो होते हैं वो 22% है। देखो 22% प्लांट्स हैं। अब एनिमल्स के अंडर, अगर हम एनिमल्स में जो 70% है इसके अंदर बात करें, तो हर 10 में से 7 इंसेक्ट्स होते हैं, राइट। यानी उस 70% का 70% जो है इंसेक्ट्स है। गॉट इट। अब तुम्हें बाकी तो इसके आगे ये बड़ा सा जो डायग्राम दिख रहा है, इसको थोड़ा सा चाहो तो याद कर सकते हो, चाहो तो ना कर सकते हो। जो नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज होती हैं वो मोर हैं दैन द कंबाइंड टोटल स्पीशीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ठीक है। देखो फंजाई ये रहा, और किससे ज्यादा है ये?
फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। बर्ड्स को एक्सक्लूड कर दिया। इतना ज्यादा, ठीक है। फंजाई, अगर तुम उसको यहाँ पे कंपेयर करते तो ऐसा होता। आज तक अगर तुम इसमें से बात करो कि कुछ अगर आया है कि नहीं आया पीवाईक्यू में, तो ये वाला आया था पीवाईक्यू में। इसमें एबीसीडी लिख दिया था, गेस करना था कौन सा है। ठीक है। तो आई गेस इसको तुम थोड़ा सा, इमेज तो तुम याद कर ही सकते हो। देखो, कुछ हो ना हो, इनवर्टिब्रेट्स से सबका देखो एकदम डिफरेंट सा है ना। इनवर्टिब्रेट्स का ऐसा सा है। देखो तुम प्लांट्स में अगर देखो, एक सर्कल है, राइट। मेरा सर्कल प्यारा नहीं है लेकिन सर्कल है, उसमें तुम मान लो ऐसा सा क्रॉस बना है। ऐसा कुछ दिखे तो वो प्लांट्स का होगा। अगर सीधा हो, उसमें एक ऐसी लाइन हो, तो वो तुम्हें वर्टिब्रेट्स का मिलेगा। और अगर उसमें ऐसा सा हो तो वो इनवर्टिब्रेट्स का होगा। इतना तो आई गेस तुम्हें याद करने में कोई इशू नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये तुम उसके अंदर याद कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स या इनवर्टिब्रेट्स में कहा था ना। इंसेक्ट्स कितने हैं? 70% के भी 70% यही है। ओके। अब नीचे अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। डाइवर्सिटी की बात की है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा नहीं, रुको एक चीज। ये जो एस्टिमेट्स है, ये प्रोकैरियोटिक स्पीशीज का एस्टिमेट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजिस्ट को श्योर नहीं है कि कितनी टोटल प्रोकैरियोटिक स्पीशीज हो सकती थी। ठीक है, तो यूकैरियोटिक का ही है। प्रोकैरियोटिक कौन से हैं? प्रो यानी कि जो पहले आए थे, यूकैरियोटिक बाद वाले थे, है ना। अब अगर हम आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे। अब देखो, इंडिया जो है उसके पास वर्ल्ड का टोटल 2.4% ही लैंड शेयर है। लेकिन इसकी वर्ल्ड की अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करें, तो इस 2.4% में ही इसके पास 8.1% वो है तुम्हारा, वर्ल्ड की स्पीशीज डाइवर्सिटी किसी के पास है। मतलब पॉइंट समझो, देखो पूरा ग्लोब होता है ना, ये बड़ा सा ग्लोब है। तो इसमें जितना भी लैंड है, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, उसमें जितना भी लैंड है, उसके कंपैरिजन में इंडिया इतना स्पेस लेता है। एंड अगर पूरे हम अर्थ की बात करें, वहां पे कितनी ग्लोबल डाइवर्सिटी है, तो उसमें इतना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया का है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो इंडिया जो है, देखो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है, उसमें से इंडिया एक है। कौन से नंबर पे है, या फिर बाकी 11 कौन है जानने के तुम करोगे क्या? ये बता मेरे को बस, है ना। इंडिया के पास अबाउट 45,000 प्लांट्स हैं, एंड इसका इंटू टू करके एनिमल्स है। ठीक है। एंड इसके अलावा और कितने हम ढूंढ सकते हैं अभी। मे का अगर हम ग्लोबल एस्टिमेट ले चले, तो हमने सिर्फ अभी तक 22% टोटल स्पीशीज मिली है, एंड बाकी हमें और ढूंढनी है। तो अगर इंडिया में भी इसी कैलकुलेशन को लगाएं, तो अभी 1 लाख प्लांट स्पीशीज और मिल सकती हैं, और 3 लाख एनिमल स्पीशीज भी मिल सकती हैं। राइट। इसमें कितना टाइम लगेगा, ये तो तुम ही खुद सोच लो कितना टाइम लग सकता है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन दी है, नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले कि हम सारी जितने भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स हैं उनको फिगर आउट भी कर पाते, उनके नाम भी रख पाते, उससे पहले ही वो एक्सटिंक्शन की कगार पे आ गए हैं। ठीक है। ये इतना ही कह रही है। तो अर्जेंसी बहुत ज्यादा है कि हम अपने बायोडायवर्सिटी को बचा के रखें। अब नेक्स्ट हम आते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर। ठीक है। अब डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हर जगह तो सेम हो नहीं सकती धरती पे, है ना, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब जो वन ऑफ द वेल नोन पैटर्न है, वो है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का डाइवर्सिटी में। ठीक है। जनरली जो स्पीशीज होती है बच्चा, वो डिक्रीज करती है डाइवर्सिटी एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अगर तुम बात करो, अगर ये है तुम्हारा ग्लोब, तो जिसको याद ना हो पोल्स क्या होते हैं और वो क्या होता है, हम लोग मान के चलते हैं ना धरती टिल्टेड है। बहुत अच्छे डायग्राम बन रहे हैं, बता रही मैं तुम्हें। हम्म। तो पोल यहाँ पे होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे होते हैं, एंड बीच में जो होता है तुम्हारा, क्या होता है, इक्वेटर होता है। ठीक है। जिसको याद नहीं था, ये उसके लिए था ज्योग्राफी क्लास, पर आई होप ज्यादा लोगों को याद ही हो। भरोसा नहीं कर सकते ना कभी। ठीक है। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो कम होती जाती है। क्यों होती जाती है?
देखो, इक्वेटर के पास जो कंट्रीज है उनका टेम्परेचर नॉमिनल सा है, लेकिन पोल पे एकदम एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है। अगर तुम बात करो नॉर्थ पोल की, तो अब उतनी ठंडी में क्या तुम जिराफ रखोगे? नहीं रख सकते यार, बेचारा जिराफ कैसे जिएगा। इसलिए वहां पे एनिमल्स को बहुत ज्यादा स्पेसिफिसिटी चाहिए होती है, उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर चेंजेस होने चाहिए, इसलिए वहां पे उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती है। ठीक है। अब ट्रॉपिक्स जो होते हैं 23 पॉइंट, उसका तुम्हें यहाँ पे नंबर दे रखा है, राइट, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ये जो है ट्रॉपिक्स होती हैं, एंड इनके अंदर ज्यादा स्पीशीज होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट और पोलर एरियाज। कोलंबिया जो है लोकेटेड है नियर द इक्वेटर, इसके पास है 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड। न्यूयॉर्क के पास है 105 स्पीशीज, ग्रीनलैंड के पास है 56 स्पीशीज। इंडिया जो ट्रॉपिकल ही है उसके पास है 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड से भी थोड़ा ज्यादा। ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे इनको लाइन बाय लाइन लिखो इन अकॉर्डेंस विथ छोटे से बड़ा, फिर बड़े से छोटा, बड़े से छोटा कर लेते हैं, तो सबसे ऊपर आया हमारा कोलंबिया। कोलंबिया के बाद कौन है? इंडिया। इंडिया के बाद कौन आया यहाँ पे? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के बाद आया तुम्हारा ग्रीनलैंड। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसके अलावा क्या हो रहा है इस पैराग्राफ में, तो देखो, अब ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं लाइक अमेजन का रेन फॉरेस्ट, उनके पास इनक्रेडिबली हाई बायोडाइवर्सिटी होती है। वहां पे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स की स्पीशीज होती है। कुछ जो इस डाइवर्सिटी का रीजन है वो हम जान लेते हैं। देखो, ये अमेजन की तारीफ कर रखी है, चाहो याद कर सकते हो तुम। 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 स्पीशीज ऑफ फिशेज, 1,300 बर्ड्स, 427 mammals, 427 amphibians, 378 reptiles एंड 1,25,000 से भी ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स। अगर तुम याद करो तो इंडिया में कितनी प्लांट्स की स्पीशीज थी? 50,000? 50,000 थी? 45,000 थी? 45,000 याद है ना? देखो, ऊपर ही पढ़ा था तुमने। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं रीजन पे कि ट्रॉपिकल के पास इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों होती है। ठीक है। तो ट्रॉपिकल की इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का रीजन है कि उनके पास स्टेबल होता है एनवायरमेंट ओवर टाइम। ठीक है, स्टेबल एनवायरमेंट। ओके, वो क्लियर हो गया तुम्हें? स्टेबल एनवायरमेंट होता है। इसके अलावा जो है उनके पास जो कंडीशंस होती है ना बच्चा, वो कांस्टेंट ही रहती हैं, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहती हैं। तो कांस्टेंट कंडीशंस। अब इन कांस्टेंट कंडीशंस की वजह से क्या होता है कि जो स्पेशलाइज स्पीशीज होती है ना, उनको प्रमोट करती है वो। ऑल्सो यहाँ पे अबंडेंट सोलर एनर्जी रहता है, अबंडेंट सोलर एनर्जी। तो ये किस चीज में हेल्प करेगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है टू द डाइवर्सिटी, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा प्लांट्स क्या कहते हैं, धूप ही है। धूप से पौधों को मिलेगा, पौधों से बाकी सबको मिलेगा, है ना? अब इस पैराग्राफ में इतना ही था। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ऊपर वाला पार्ट भी हो चुका है इसका, इतना यहाँ तक करवा दिया मैंने। नेक्स्ट हम आते हैं अब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पे। ठीक है। यहाँ पे अपने को साइंटिस्ट का नाम मिलता है अलेक्जेंडर वॉन हमपोल्ट। ठीक है। अब जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है बच्चा, वो हाईलाइट कर रहा है कि जैसे जैसे एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ता जाएगा वैसे ही नंबर ऑफ स्पीशीज भी बढ़ जाएंगी, लेकिन ऑब्वियसली ओनली अप टू अ सर्टेन पॉइंट, है ना? लॉजिकल बात है। देखो, अब तुम बैठे हो, मान के चलो मैं जहाँ पे हूँ, मैं उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में खाने के रेस्टोरेंट्स देख रही हूँ, तो जैसे जैसे मैं अपना रेडियस बढ़ाती जाऊंगी वैसे ही खाने के रेस्टोरेंट बढ़ते जाएंगे ना, पर एक लेवल के तक ही बढ़ेंगे। फिर तो पानी आ जाएगा, कहीं ना कहीं से तो पानी आ ही जाएगा मतलब, है ना? तो ये लॉजिक है, ऐसा सही लॉजिक है, तुम समझ गए ना? तो यहाँ पे अपने को एक रिलेशनशिप दे रखा है जिसका जो इक्वेशन है वो है log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। ओके। एस क्या है बच्चा? एस है तुम्हारी स्पीशीज की रिचनेस, मतलब कितनी स्पीशीज हो सकती है। ए क्या है? ए है तुम्हारा एरिया।
Z है वो स्लोप एंड C इज द Y इंटरसेप्ट। ठीक है, पता ही नहीं पता है तुम्हें? अब मेरे को बात बताओ, कितनों को ये पता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। ये तुम कमेंट में लिख के बताना, और वाई इंटरसेप्ट भी तुम्हें बताना मेरे को। ठीक है, मैं दो टर्म्स तुम्हें दे रही हूँ, एक है ये टर्म वाई इंटरसेप्ट एंड दूसरा टर्म है तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, या तो ये तुम मेरे को टेलीग्राम पे भेज सकते हो इसका आंसर, या तो तुम यही नीचे यूट्यूब पे कमेंट कर दो। ठीक है, तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन में हमेशा मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, अगर तुमने ज्वाइन नहीं कर रखा ऑलरेडी तो वहां से तुम ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर हम बात करें थे क्या, तो स्लोप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ स्पीशीज कैसे चेंज कर रही है विथ एरिया। ठीक है, मोस्टली जो होता है रीजन से एस जो जेड जो होता है बच्चा वो तुम्हारा 0.1 से 0.2 के बीच में आता है। ठीक है, टिपिकल वैल्यूज की यही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे लार्जर एरियाज की, जैसे मैंने पूरा कॉन्टिनेंट ही ले लिया, तो स्लोप ज्यादा स्टीप हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे में उसकी वैल्यू 0.6 से 1.2 हो जाएगी। स्टीप कैसे होती है? स्टीप ऐसे होती है, फिर दिख रहा है नहीं दिख रहा? स्टीप ऐसे होती है या ऐसे होती है? स्टीप ये ऊपर वाली होती है। ठीक है, स्टीप का मतलब होता है लाइक ऐसा सा एकदम अचानक से बहुत ऊपर चला गया, समझ रहे हो? अब स्टीप जब होती है स्लोप, तो वो सजेस्ट करेगा कि बहुत बड़ा एरिया लिया है हमने, जिसमें बहुत सारे हायर नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, विच इज इंडिकेटिंग कि रैपिड स्पीशीज अक्यूमुलेशन हो रहा है विथ इंक्रीजिंग एरिया। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे तुम्हें एक एग्जांपल देखा है, फ्रूगीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, उनका स्लोप जो है 1.15 है, राइट? तो स्टीपर स्लोप क्या बता रहा है? मैंने तुम्हें बता दिया क्या बता रहा है, अब क्या ही जानोगे, है ना? तो हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, नीचे आ जाते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्पीशीज जो है ना कम्युनिटी, वो मैटर करते हैं कि नहीं करते हैं फॉर द इकोसिस्टम फंक्शनिंग। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आंसर सीधा साधा हो नहीं सकता, है ना? तो इकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने डिबेट किया है कि ज्यादा डाइवर्स कम्युनिटीज जो है ज्यादा स्टेबल होती हैं, ऐसा है या नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें तीन स्टेटमेंट मिलते हैं रिगार्डिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, हम स्टेबिलिटी का मतलब क्या रख रहे हैं इसका यहाँ पे अपने को तीन लाइन मिला है। पहला, लेस ईयर टू ईयर, क्या? लेस ईयर टू ईयर क्या होगा? वेरिएशन होगा। स्टेबिलिटी रखनी है ना अपने को, तो हमें वेरिएशन कम लाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा होता है रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बेंसेस, राइट? एंड इसके अलावा तीसरा तुम्हारा है रेजिस्टेंस टू इन्वेजिव स्पीशीज, रेजिस्टेंस टू इन्वेजिव स्पीशीज। ओके, अब यहाँ पे अपने को एक साइंटिस्ट का नाम मिल रहा है ऊपर, जो है डेविड टिलमैन। ठीक है, डेविड टिलमैन के जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो ज्यादा स्पीशीज होती है बच्चा, वो लीड करती हैं टू लेस वेरिएशन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ऑल्दो हमें अच्छे समझ नहीं आएगा कि हाउ डाइवर्सिटी जो है वो अफेक्ट कर रही है इकोसिस्टम को, पर अपने को ये जरूर पता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, इट इज वाइटल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ एंड ह्यूमन सर्वाइवल। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि अगर स्पीशीज डिसअपियर करती जाए, तो अगर कुछ ही स्पीशीज डिसअपियर कर रही है, तो क्या वो उनका कुछ का लॉस मैटर करता है? तो यहाँ पे अपने को एक एनालॉजी मिली है विच इज बाय पॉल एयरलिच, जो एक स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट हैं। इसका नाम है रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या बच्चा, तुम ये समझो कि एक फ्लाइट है, एरोप्लेन है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स होते हैं, रिवेट्स यानी पार्ट्स मान लो। तो अब ये रिवेट्स को सोचो तुम एज स्पीशीज।
ठीक है। अब अगर पैसेंजर्स जो है वो स्टार्ट करने लग जाए कि एक एक रिवेट को हटा के अपने साथ घर ले जाएंगे, तो शुरुआत में हो सकता है कि फ्लाइट की सेफ्टी इनिशियली हार्म ना हो, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा रिवेट्स रिमूव होते जाएंगे वैसे ही प्लेन की जो वीकनेस आती जाएगी ना, प्लेन में अच्छे से फ्लाइट नहीं कर पाएगा वो। एंड कुछ जो रिवेट्स होते हैं लाइक दोज ऑन द विंग्स, वो इतने ज्यादा क्रिटिकल होते हैं कि अगर तुमने दो तीन ही निकाल लिए तो उतने में फ्लाइट क्रैश कर सकती है, राइट। तो वो जो तुम्हारे रिवेट्स हैं ऑन द विंग, उनको हम मान के चलते हैं स्पीशीज विच आर ड्राइविंग एसेंशियल इकोसिस्टम फंक्शंस। ठीक है। तो इन टोटल हो सकता है शुरुआत में हार्म ना हो, लेकिन एट द एंड बहुत ज्यादा हार्म आ सकता है। ठीक है। ये था अपना ये वाला पार्ट का पूरा होना। नेक्स्ट हम आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर। अब देखो, धरती पर न्यू स्पीशीज तो आ नहीं रही हैं, और जो पुरानी है उनकी लॉस होता जा रहा है। क्यों क्यों? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि ह्यूमन कॉलोनाइजेशन जब हुआ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स पर, राइट। कहाँ पर? देखो, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स पर जब ह्यूमंस ने वहां पर मतलब अपना घर बसाना शुरू कर दिया, तो वहां पे 2000 बर्ड की स्पीशीज जो है, 2000 बर्ड स्पीशीज उनकी जो थी नेटिव, उनकी एक्सटिंक्शन हो गई। ठीक है। अब अपने पास आता है IUCN रेड लिस्ट, जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज की नोटबुक है। ठीक है, मतलब नोटबुक बनाता है। तो 784 स्पीशीज को वो डॉक्यूमेंट कर चुका है इन द पास्ट 500 साल। अब इन 784 में थे 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स। ओके। अब नीट का PYQ यहाँ पे क्या रह चुका है कि जो रेड लिस्ट थी वो किसने दी? लॉजिक सी बात है यार, IUCN की रेड लिस्ट है तो IUCN ही देगा ना। ठीक है, ज्यादा मत सोचना कि WHO सब करता है, WHO करेगा। WHO हेल्थ का ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ नहीं आएगा। इतना मत दिमाग लगाने लगना तुम प्लीज। और ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है आज तक वैसे। ठीक है। तो इसको एक बार अपने दिमाग के पीछे रख ही सकते हो तुम, इतना इतना कुछ मेहनत नहीं है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एग्जाम्पल दे रखा है कि रिसेंट एक्सटिंक्शन का क्या एग्जाम्पल है। डोडो मॉरिशस में, ठीक है, डोडो मॉरिशस में, क्वागा अफ्रीका में, थाइलासाइन ऑस्ट्रेलिया में, सेलेसिका रशिया में, और 3 सब स्पीशीज बाली, जवन, जावन और कैस्पियन ऑफ टाइगर। ठीक है। ये तुम्हें लास्ट 20 ईयर्स में 20 जो है स्पीशीज उनका डिसअपियरेंस दिखा है। अब ये जो एग्जांपल्स है तुम्हारे लिए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चा, लेकिन अगर किसी को बाई चांस CUET देना, ठीक है, तो उनके अभी तक 2 ही CUET हुए हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो तुम ध्यान दे सकते हो अगर तुम्हें CUET देना है तो। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो अब देखो, कुछ ग्रुप्स जो होते हैं लाइक एम्फीबियंस, वो ज्यादा वर्नरेबल है टू एक्सटिंक्शन। ठीक है। नाउ ओवर 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड को एक्सटिंक्शन थ्रेट है अभी इस वक्त। ठीक है। रफली 12% बर्ड स्पीशीज, 23% एनिमल, 32% एम्फीबियंस, 31% जिम्नोस्पर्म्स थ्रेट के अंडर हैं। अभी अपना चल रहा है 6th एक्सटिंक्शन। ठीक है, 6th एक्सटिंक्शन चल रहा है अभी। ये जो 6th एक्सटिंक्शन है बच्चा, ये डिफरेंट है फ्रॉम द पास्ट एपिसोड्स अपनी स्पीड में। स्पीशीज जो है वो 100 से 1000 टाइम्स फास्टर घूम जा रहे, डिसअपियर जा रहे ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि अगर ट्रेंड यही चलता रहा तो धरती की आधी स्पीशीज जो है वो वैनिश कर जाएंगी इन द नेक्स्ट सेंचुरी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है देखो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी रहेगी तो इट विल result in a decline in plant production, reduced resistance to environmental changes like droughts, और increased variability रहेगी ecosystem processes में like water use and pest cycles। अब 4 मेजर कॉज होते हैं एक्सेलरेटेड स्पीशीज एक्सटिंक्शन के, विच आर नोन एज द इवल क्वार्टेट। ठीक है, इवल क्वार्टेट, इवल क्वार्टेट। तो सबसे पहला अपना इवल क्वार्टेट का मेंबर है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब देखो, एक लाइन यहाँ के लिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। ठीक है बच्चे, ये 3 बार आ चुका है PYQ कि कौन सा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें बता दिया। इस पर नीट 2023 में भी आया था ये वैसे। ठीक है। तो अगर अब इसकी बात करते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन की, तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, जो पहले 14% कवर करते थे धरती का, ठीक है, वो 6% करते हैं ड्यू टू एक्टिविटीज लाइक डिफोरेस्टेशन।
किस लिए? एग्रीकल्चर के लिए। जो फ्रैगमेंट्स होते हैं हैबिटेट्स के वो हार्म करते हैं स्पीशीज को जो रिक्वायर करती हैं लार्ज टेरिटरीज एंड वो जो रिक्वायर करती है माइग्रेटरी हैबिट्स, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है, ऐसे इसमें कहा गया है कि जब तक हम ये चैप्टर पढ़ना खत्म करेंगे तब तक 1000 हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट और खो चुका होगा। ठीक है, अमेजन जो होता है बच्चा, अमेजन रेन फॉरेस्ट, उसको हम क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द प्लेनेट। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा ऑक्सीजन बनाता है। उसको हम लोग क्यों काट रहे हैं? ताकि वहां पे सोयाबीन कल्टीवेट हो। ठीक है, फिर वो ग्रासलैंड से बीफ कैटल को रेस करने के लिए जगह बन जाएगी। ठीक है, ग्रेजिंग एरिया बन जाएगा वो। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन पे। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, देखो, नीड टर्निंग टू ग्रीड। जब ओवर यूज करने लग जाए हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को फॉर ग्रीड, जैसे कि अगर हम ओवर हार्वेस्ट करने लगे मरीन फिश को, ठीक है, तो इट विल लीड टू एक्सटिंक्शन। अब पिछले 500 साल में स्पीशीज लाइक पैसेंजर बर्ड पिजन जो है वो डिसअपियर कर गई है। ठीक है, वाई? ड्यू टू ह्यूमन ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, और कौन? पैसेंजर पिजन तो गया ही, साथ में स्टेलर सी काउ भी गई है। उसका तो एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा था, राइट? अब देखो, अब हम आते हैं एलियंस, एलियन स्पीशीज इन्वेजन पर। ठीक है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन क्या है? अगर हम किसी नॉन नेटिव स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कभी कभी ऐसा इन्वेजन कर देंगी कि जो ऑलरेडी लोकल स्पीशीज थी वो हार्म हो जाए। ठीक है, इन्वेसिव स्पीशीज के तुम्हें एग्जांपल दे रखे हैं, नाइल पर्च एंड प्लांट्स सच एज लैंटेना। ठीक है, एंड ऑल्सो वाटर हाइसिंथ जो थ्रेटन करती हैं नेटिव स्पीशीज को। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 3 एग्जांपल हमारे पास क्या है? नाइल पर्च, नाइल पर्च, और कौन सा? लैंटेना एंड वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ तो हमने पढ़ा ही है ना? पहले चैप्टर में था वाटर हायसिंथ, याद आया? अभी तो किया था। इतनी जल्दी नहीं भूल सकते यार तुम, अच्छा नहीं होता। ऑल्सो एक और अपना कैटफिश है, वो है क्लैरियस। क्लैरियस कौन? जारेफाइनस। ठीक है, नाम याद रख लेना। अब देखो इनका एग्जाम्पल पढ़ लो कि कहाँ से किसको कैसे इंट्रोड्यूस किया था। नाइल पर्च को हमने इंट्रोड्यूस किया लेक विक्टोरिया में जो है ईस्ट अफ्रीका में। तो एक्सटिंक्शन किसका हुआ? 200 स्पीशीज ऑफ सिसलिड फिश जो ऑलरेडी थी लेक के अंदर। ठीक है, अब पार्थेनियम की वजह से हुआ लैंड, कैरेट ग्रास, लैंटेन एंड वाटर हायसिंथ, ये सब पौधे हैं, इन्वेसिव वीड स्पीशीज हैं सब। एंड ऑल्सो मैंने तो बता दिया अफ्रीकन कैटफिश, क्लैरियस, गैरफिनस। ठीक है, इसको एक्वाकल्चर पर्पसेस के लिए यूज किया गया था। नाउ इट इज पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिशेस इन द रिवर्स। ओके, को एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो बच्चा, को एक्सटेंशन इज जब कोई स्पीशीज जो होती है एक्सटेंड कर जाए तो उसके ऊपर जो कोई और स्पीशीज डिपेंडेंट होती है वो भी डिसअपियर कर जाएगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जब कोई होस्ट फिश स्पीशीज होती है वो एक्सटेंड कर जाएगी तो उसके यूनिक पैरासाइट जो है वो भी एक्सटिंक्शन फेस करेंगे। ठीक है, जैसे कोई वर्ड रिलेशनशिप होते हैं ऑफ प्लांट पॉलिनेटर इंटरेक्शंस, तो ऐसे में उनका म्यूचुअल एक्सटिंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये जो कॉजेज हमारे स्पीशीज एक्सटिंक्शन के थे जो इकोसिस्टम की हेल्थ को हार्म कर रहे थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कंजर्व क्यों करें। बहुत खराब क्वेश्चन है ऐसे ये। ठीक है, तुम्हें सबको पता है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना जरूरी है, पर इसके 3 रीजन होते हैं, विच इज नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। ठीक है, अगर हम बात करें नैरोली यूटिलिटेरियन की, तो ये जो होता है बच्चे, तो प्रैक्टिकल रीजन से रिलेटेड है ये कि हमें डायरेक्ट बेनिफिट्स कैसे है ह्यूमंस को। जैसे नेचर जो होता है हमें प्रोवाइड करता है विद एसेंशियल रिसोर्सेज लाइक फूड, वुड, फाइबर्स एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। ठीक है, बहुत से ड्रग्स जो होते हैं वो प्लांट्स से आते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होती हैं दे आर मोर लाइकली have undiscovered medicinal plants. Also exploring biodiversity can lead to क्या? Economic gains. ठीक है, और अगर हम बात करें कि हम इसका वर्ड क्या होता है एक्सप्लोरिंग बायोडाइवर्सिटी का, दैट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स कंट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन। क्लियर पॉइंट है, ये वाला पैराग्राफ पहला अपना हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ठीक है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में हम बात कर रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द इकोसिस्टम सर्विसेज।
ठीक है। फॉर इंस्टेंस जो अमेजन रेन फॉरेस्ट ना अपना, वो प्रोड्यूस करता है अराउंड 20%। ठीक है, क्या अराउंड 20%? अराउंड 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, कैसे प्रोड्यूस करता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ऑब्वियसली। इकोसिस्टम जो होती है बच्चा, वो प्रोवाइड करती है एसेंशियल सर्विसेज लाइक पॉलिनेशन, जो जरूरी है फॉर फूड प्रोडक्शन। ठीक है, ऑल्सो बहुत से इनटैंजिबल बेनिफिट्स होते हैं लाइक नेचर की ब्यूटी को देख पाना। तो अब तुम इन सर्विसेज पे प्राइस तो लगा नहीं सकते, लॉजिकल सी बात है, राइट। अगर हम बात करें एथिकल आर्ग्यूमेंट की, तो एथिकल आर्ग्यूमेंट इसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रोटेक्ट करें मिलियन ऑफ स्पीशीज को, जिसके साथ हम ये प्लैनेट शेयर कर रहे हैं। हर स्पीशीज की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, भले ही वो हमारे इकोनॉमिकल यूज की हो या ना हो। ठीक है, ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम ध्यान रखें उनके वेलबींग का, एंड पास ऑन करें एक डाइवर्स एंड हेल्थी इन्वायरमेंट टू आवर फ्यूचर जनरेशंस। ओके, ये पूरा पार्ट भी हो गया। अब हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं इस चैप्टर के, जो है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, तो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो इंक्लूड करती हैं बोथ इन सिटू एंड एक्स सिटू अप्रोचेस को। ठीक है, इन सिटू का मतलब क्या होता है? देखो, इन सिटू, इन यानी कि साइट के अंदर, ऑन साइट या इन साइट लिख लो। ठीक है, एक्स सिटू मतलब क्या? ऑफ साइट, वहां से बाहर ले जा करके। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले इन सिटू कंजर्वेशन की। अब देखो बच्चा, ये अप्रोच जो होती है ये इन्वॉल्व करती है प्रोटेक्ट करने को एंटायर इकोसिस्टम को, ताकि हम सेफ गार्ड कर पाए उनकी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कंजर्वेशनिस्ट जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, जिनके पास हाई स्पीशीज रिचनेस होती है। मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई स्पीशीज रिचनेस हो, एंड ऑल्सो एंडेमिज्म। ठीक है, ये जो रीजन्स होते हैं ये वाइटल होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस रहता है। इंडिया जो है उसके पास लीगली प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकली यूनिक एरियाज हैं, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स आल्सो। ठीक है, तो अब देखो, एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है? वैसे जो स्पीशीज उसी रीजन में मिल सकती है और उसके अलावा कहीं और नहीं मिल सकती। ठीक है, इंडिया में कुल मिलाकर हैं 3 हॉटस्पॉट। ओके, अगर हम इन हॉटस्पॉट की बात करें तो ये कौन से हैं? वेस्टर्न घाट्स, ऑल्सो वेस्टर्न घाट्स हैं श्रीलंका के, नहीं वेस्टर्न घाट्स हैं श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। वेस्टर्न घाट तो पता ही है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा भी था ना, वेस्टर्न घाट के बारे में, पहले पे दूसरे पेज पे, राइट? याद आया वेस्टर्न घाट के बारे में? क्या था वहां पे वेस्टर्न घाट को लेकर के? कि उनके पास ज्यादा एम्फीबियंस होता है एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। याद है तुम्हें? आई होप है। ठीक है, इनिशियली अपने पास 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे, लेकिन उसके बाद 34 हो गए, क्योंकि 9 और ऐड कर दिए गए। ठीक है, अगर हम इन पूरे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को एक साथ मिला भी दे, तब भी ये पूरा मिला करके लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया को कंपोज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, हम लोग इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से ऑलमोस्ट 30% के अराउंड मास एक्सटेंशन को रोक सकते हैं। ठीक है, इंडिया में से बताया था बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं एंड सैंक्चुरीज हैं। ठीक है, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। ठीक है, इंडिया जो होता है बच्चा, इसके अलावा इंडिया में सेक्रेड ग्रुप्स भी हैं। ये वेरियस रीजन है जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन। ओके, व्हाट्स एवर वर्ड यू वांट टू यूज। अब इसमें क्या करते हैं कि ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट को पूरा ये अलग रख देते हैं। ठीक है, इसके अंदर के प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ को वेनरेट किया जाता है और टोटल प्रोटेक्शन देते हैं। इसको हम कहते हैं सेक्रेड ग्रुप। कहाँ मिलता है ये? खासी जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान,
वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड द सरगुजा, ठीक है, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, और मेघालय में तो ये लास्ट रेफ्यूजी बचे हैं बच्चे, ताकि हम पौधा बचा पाए। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अब तुम्हारे एक्स सितु कंजर्वेशन पे। बाय द वेज, अगर तुम्हारे पास नीट में से तुमने बहुत ज्यादा पीवाईक्यू आया, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आता है। क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा कि इसमें से कौन सा तरीका इन सितु नहीं है, फिर कौन सा तरीका एक्स सितु नहीं है। तुम्हें एग्जाम्पल सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। भले तुम्हें इतने सारे नाम यहाँ याद हो कि खासी जयंतिया कहाँ था, ये मत याद रखो, पर याद रख लेना कितने तरीके के मतलब कैसे होते हैं। सिंपल सी एक बात देखो, मैं बताती हूँ तुम्हें। अगर मैं बोल रही हूँ इन सितु, तो मतलब ये मेरे को ये पेड़ को सेव करना है, ठीक है, तो ये जिस एरिया में ये पेड़ पूरा है, मैं उस पूरे एरिया को सेव करने लग जाऊंगी। इसका मतलब है इन सितु। एक्स सितु का मतलब है जहां पे ये पेड़ है, ठीक है, मैं उस एरिया को सेव नहीं करूंगी, मैं इस पेड़ को निकाल ले के कहीं और ले आऊंगी, वहां पे सेव करूंगी। इसका मतलब बस बेसिकली ये होता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग तुम थोड़ा दिमाग भी लगाओगे ना, अगर वहां बैठे बैठे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है। ओके, तो अब हम आते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन पे। बच्चे, इसमें हम थ्रेटेंड स्पीशीज को अपने घर से बाहर ले जाते हैं, तुम बताइए, और उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लग देते हैं, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क इज इक्वल टू जू। तुम जू में जाते हो ना, वहाँ पे बहुत सारे बंदर होते हैं, क्या क्या नहीं होता है, मंकी, टाइगर, एलिफेंट। अब ऐसे तो था नहीं कि वहीं पे वो पहले रहते थे, तुमने उसी के ऊपर घर बना दिया उनका। ऐसा नहीं था ना, उसको कहीं से उठा के लाए हो तुम। तो वो होते हैं जू या फिर जूलॉजिकल पार्क्स। इसके अलावा बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स होते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, एक्स सितु काम कर रही हैं, ठीक है। ऑल्सो ये अप्रोच जो है अब इवॉल्व कर गई है, तो अब इसमें एडवांस्ड टेक्निक्स भी आ रही है, जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गमीट्स, इन वाटर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, टिश्यू कल्चर फॉर प्लांट प्रोपगेशन एंड सीड बैंकिंग, ठीक है। जो भी स्पीशीज एंडेंजर्ड है उनका वो बस गमीट्स प्रिजर्व कर लो, और फिर फ्यूचर में तुम उनको क्या फर्टिलाइज कर सकते हो, राइट। समझ गए तुम। सीड्स, कैसे जेनेटिक स्ट्रेन जो होते हैं प्लांट्स के, उनको तुम सीड बैंक में रख सकते हो, फिर बाद में उगा लेना। ये तुम्हारा एक्सितु हो गया, ठीक है। एंड इसका हम आते हैं लास्ट पैराग्राफ में। लास्ट पैराग्राफ में तुम्हें देखो, हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट, कहाँ हुई थी, रियो दे जनेरो में। कब हुई थी, 1992 में, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स की गई थी, ठीक है। सबको मिलकर के सेव करना है बायोडाइवर्सिटी को। नेक्स्ट है हमारा फॉलोअप वाला, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कहाँ हुई, 2002 में, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ पे 190 कंट्रीज ने प्लेज किया था कि वो 2010 तक सिग्निफिकेंट रिडक्शन ले आए एट टू द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनल एंड लोकल लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दो ईयर्स मिले हैं, 1992 एंड 2002, ठीक है। इसके साथ अपना ये चैप्टर खत्म हो गया क्या, है, मुझे लगता है अब इसका ये चैप्टर तो बचा नहीं है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर की। देखो, इस चैप्टर में तुम्हें दो इंपॉर्टेंट ईयर्स दिए गए थे, 1992 कहाँ पे, रियो दे जेनेरो, और 2002 में कहाँ पे, 10 साल बाद है उसके, 2002 में था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें 2 साल बताए गए हैं, इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे दिए गए हैं साइंटिस्ट के नाम, ठीक है। अगर मैं बात करूं एडवर्ड विल्सन की, तो अगर तुम्हें याद हो, ये अंकल ने क्या दिया था, इन अंकल ने टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं अपने रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे ने क्या कहा था कि टोटल 7 मिलियन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है, ठीक है, फॉर द पॉइंट। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आए, याद आ रहा है तुम्हें कौन थे नेक्स्ट साइंटिस्ट, एलेक्सेंडर वॉन हम बोल्ट। इन्होंने क्या दिया था तुम्हें, इन्होंने दिया था
स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जैसे जैसे जगह बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पीशीज रिलेशन बढ़ती जाएगी, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, है ना, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। नेक्स्ट अगर हम आए तो इनके बाद थे हमारे साइंटिस्ट डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने क्या कहा था? डेविड टिलमैन ने कहा था कि जहां पे ज्यादा स्पीशीज होगी वहां पे कम लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन होगा, राइट। फिर आते हैं हमारे पॉल एरलिच। इन्होंने क्या कहा था? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी इन्होंने, राइट। इसके बाद अपने कोई साइंटिस्ट आते हैं? नहीं, अब किताब का एंड ही आ चुका, इसके बाद चैप्टर एंड हो गया, ठीक है। आई होप तुम्हें सब क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये है इस चैप्टर का दी एंड। होपफुली तुम्हें सब अच्छा लगा हो, राइट, समझ में आया हो तो बता देना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, ऑल्सो कमेंट डाउन, राइट। थैंक यू so very much for watching. Best of luck for your preparation.